नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक अध्ययन की पुस्तक, जिसका पाठ अपन लेंगे पाठ संख्या 5, लोकतंत्र। दोस्तों, वर्तमान परिस्थितियों में यानी कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति देश में चल रही है, उसकी वजह से परीक्षाएं निरस्त कर दी गई, स्थगित कर दी गई है। उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये कक्षा अरेंज की है। मैं चाहता हूँ विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और उनकी स्टडी रेगुलर चलती रहे। तो दोस्तों, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके साथ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं लेसन 5, लोकतंत्र। दोस्तों, लोकतंत्र जो लेसन है वह एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन इस लेसन से पूछे जाते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे और बड़े दोनों तरह के क्वेश्चन इस लेसन से पूछे जाते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं लोकतंत्र। दोस्तों, लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी से बना हुआ है। इसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ होता है लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र। लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस और क्रेटिया, इन 2 शब्दों से मिलकर डेमोक्रेसी शब्द बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति, अर्थात जनता की शक्ति। जनता की शक्ति, जनता की शक्ति। दोस्तों, लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता की शक्ति। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यानी लोकतंत्र की परिभाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो कैसे परिभाषित करोगे? देखो, जनता की शक्ति यानी किसकी शक्ति है? लोकतंत्र लोगों की शक्ति है। तो लोकतंत्र शासन की ऐसी पद्धति या व्यवस्था है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है। जिसमें जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। यही क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाता है। दोस्तों, लोकतंत्र अनेक प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार लोकतंत्र के मिलते हैं: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार पढ़ रहे हैं दोस्तों। लोकतंत्र के प्रकार। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र। तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र। और चौथा है नैतिक लोकतंत्र। लोकतंत्र के ये 4 प्रकार हैं: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक। अब एक एक करके इसका हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों, राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है? दोस्तों, राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसे उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। वर्तमान समय में इसे क्या कहा जाता है? उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र, इसे उदारवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। आधुनिक जो टाइम है, वर्तमान जो समय है, उसमें राजनीतिक जो लोकतंत्र है इसकी जो उत्पत्ति है ये पश्चिमी देशों से मानते हैं। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी देशों से
पश्चिमी देशों से क्या मानते हैं इसकी उत्पत्ति। पश्चिमी देशों में मुख्यतः यूरोप तथा अमेरिका से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। दोस्तों, राजनीतिक लोकतंत्र को आधुनिक समय में उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। आधुनिक समय में इस लोकतंत्र की यानी राजनीतिक लोकतंत्र की जो उत्पत्ति है वह पश्चिमी देशों से यानी यूरोप व अमेरिका से मानी जाती है। दोस्तों, उदारवादी जो लोकतंत्र है उसको अनेक विचारकों ने दो भागों में बांटा है, राज्य के रूप में लोकतंत्र और शासन के रूप में लोकतंत्र। दो भागों में यह आगे जाके बटा है, राज्य के रूप में लोकतंत्र और शासन के रूप में लोकतंत्र। इन दो भागों में आगे विचारकों ने इन्हें बांट दिया है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, राजनीतिक लोकतंत्र को वर्तमान में या आधुनिक युग में उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी देशों से मानते हैं, यूरोप तथा अमेरिका से। बाद में विचारकों ने समय के साथ साथ उदारवादी जो विचारक थे उन्होंने इसको दो भागों में बांट दिया, राज्य के रूप में लोकतंत्र और शासन के रूप में लोकतंत्र। दोस्तों, अब बात करते हैं सामाजिक लोकतंत्र की। दोस्तों, सामाजिक लोकतंत्र का जो सबसे प्रमुख जो विशेषता है, जो इसका सबसे प्रमुख जो लक्ष्य है वह है समता की भावना है। समता की भावना। समता की भावना का मतलब है सभी में समान रूप से व्यवहार किया जाना। अर्थात सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, जन्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का विभेद या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसमें जाति, धर्म, वर्ण, रंग, संपत्ति, लिंग आदि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, समाज में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार व स्वतंत्रता और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यही सामाजिक लोकतंत्र कहता है। सामाजिक लोकतंत्र है उसका सबसे प्रमुख लक्ष्य है समता की भावना। इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा, जन्म आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी को समानता का, सभी को अवसर की तथा सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यही सामाजिक लोकतंत्र कहता है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्थिक लोकतंत्र की। दोस्तों, नाम से स्पष्ट होता है आर्थिक यानी पैसे से संबंधित यानी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित यह लोकतंत्र की व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था एक प्रकार से देखा जाए तो यह लोकतंत्र का ही एक प्रकार होती है। यानी अर्थव्यवस्था एक प्रकार से या एक रूप से लोकतंत्र को मजबूती देती है, इसीलिए इसे आर्थिक लोकतंत्र के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, वर्तमान में आर्थिक लोकतंत्र का जो विचार है वह मार्क्सवादियों तथा समाजवादियों के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। यानी मार्क्सवादी तथा समाजवादी दोनों तरह की जो विचारधाराएं हैं उसका यह मिला जुला रूप भी कह सकते हैं। इसका संबंध आर्थिक स्वतंत्रताओं से है। आर्थिक लोकतंत्र का जो संबंध है वह आर्थिक स्वतंत्रताओं से है। इसमें सभी नागरिकों को देश की अर्थव्यवस्था में रहकर अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार का व्यापार, नौकरी आदि प्राप्त करने का अधिकार है, वह प्राप्त कर सकता है तथा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वह किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप कर सकता है। आर्थिक क्रियाकलाप क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे क्रियाकलाप जिनसे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती हो, आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। तो आर्थिक लोकतंत्र के बारे में अपन लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे? अर्थव्यवस्था का यह एक प्रकार से यह एक रूप है जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, इसलिए इसे आर्थिक लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में आर्थिक जो लोकतंत्र है उसकी जो विचारधारा है वह मार्क्सवादियों तथा समाजवादियों ने ही प्रस्तुत की। इसका संबंध आर्थिक स्वतंत्रता से, अर्थात कोई भी देश का नागरिक
अपनी अर्थव्यवस्था में रहकर वह व्यापार, नौकरी, उद्योग, कुछ कैसा भी काम है वह प्राप्त कर सकता है और अपने परिवार का पालन पोषण किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया करके कर सकता है। होनी चाहिए अर्थव्यवस्था के अंडर में। बात करें दोस्तों नैतिक लोकतंत्र की, दोस्तों कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है, यानी इसको नैतिक और आध्यात्मिक जीवन से जोड़ा गया है। इसी नैतिक दृष्टिकोण को नैतिक लोकतंत्र कहा गया। दोस्तों नैतिक लोकतंत्र का जो उद्देश्य है वह है मनुष्य में अच्छे गुणों व चरित्र का निर्माण करना है। दोस्तों इसका संबंध अच्छे मानवीय मूल्यों तथा गुणों से भी माना जाता है, यानी अच्छे मानवीय मूल्य और गुणों का संबंध किससे है? नैतिक लोकतंत्र से है। इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है, 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति, जो नैतिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। कौन? फ्रांस की क्रांति। कब? 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति को नैतिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर उदाहरण है वो माना जाता है। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है लोग व्यक्ति में, मनुष्य में अच्छे गुणों व चरित्र का निर्माण करना। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछने जाए लोकतंत्र के प्रकारों को समझाइए, तो लोकतंत्र 4 प्रकार के होते हैं: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति है वह पश्चिमी देशों से जैसे यूरोप और अमेरिका से हुई मानते हैं। इसको 2 भागों में उदारवादियों ने बांटा है, राज्य के रूप में लोकतंत्र और शासन के रूप में लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र की अगर अपन बात करें तो लोकतंत्र में क्या है? समता की भावना को बताया गया। किसी भी व्यक्ति या पुरुष के साथ किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समानता के अवसर दिए जाने चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र का संबंध दोस्तों अर्थव्यवस्था में है। कोई भी व्यक्ति अर्थव्यवस्था में रहकर किसी भी प्रकार की नौकरी और व्यापार को वह कर सकता है तथा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए किसी भी प्रकार की जो आर्थिक क्रिया को संपन्न कर सकता है। नैतिक लोकतंत्र में अपन ने देखा दोस्तों यह व्यक्ति में नैतिक और चरित्र के निर्माण में सहायक होता है। सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है 1789 की फ्रांस की क्रांति। आगे अगर बात करें तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजनीतिक लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, यानी जो राजनीतिक जो लोकतंत्र है सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहां से देखा जाए तो राजनीतिक लोकतंत्र से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। पश्चिमी देशों से उत्पत्ति मानी जाती है। यूरोप और अमेरिका 2 भागों में इसे उदारवादी ने बांट दिया, राज्य के रूप में लोकतंत्र और शासन के रूप में लोकतंत्र। अगर इसकी विशेषताएं पूछ ले तो क्या क्या विशेषताएं होगी, सुनिएगा दोस्तों। यह लोकतंत्र उदारवाद व संविधान में विश्वास करता है। राजनीतिक जो लोकतंत्र है वह उदारवाद व संविधान में विश्वास करता है। इसमें शासन की जो शक्ति होती है, राजनीतिक लोकतंत्र में शासन की जो शक्ति है वह जनता के हाथों में होती है। राजनीतिक लोकतंत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वह लोकतांत्रिक राज्य व शासन की स्थापना करना है। अगली विशेषता, इस शासन व्यवस्था में जनता सरकार चुनती है तथा इस पर नियंत्रण भी करती है। दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र में नागरिकों को सभी प्रकार के अधिकार व स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। ये सभी विशेषताएं राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत आती है। अब देखिए दोस्तों लोकतंत्र से संबंधित विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण। लोकतंत्र के लिए अनेक विद्वानों ने अनेक सिद्धांत और अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, उनको देखते हैं। लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत व दृष्टिकोण। सिद्धांत व दृष्टिकोण। दोस्तों लोकतंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी विचारधारा है। लोकतंत्र ही अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ी विचारधारा है। कई विचारकों के बीच यह मतभेद भी है कि लोकतंत्र की सत्ता का उपभोग कौन करता है। लोकतंत्र की सत्ता का जो उपभोग है वह कौन करता है तथा सत्ता का उपयोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन सामने आते हैं। अनेक विचारक जब
बात करते हैं तो अनेक तरह के क्वेश्चन लोकतंत्र को लेकर लोगों के सामने आते हैं। इस सत्ता का उपभोग कौन करता है, किसके द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कुछ विचारकों ने लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत व विचार दिए, जिनको अपन हम देखते हैं दोस्तों। लोकतंत्र के सिद्धांत व दृष्टिकोणों में पहला, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। लोकतंत्र के लिए अनेक विचारकों ने अनेक तरह के सिद्धांत व दृष्टिकोण बताए, जिनमें सबसे पहला अपन लेते हैं परंपरागत या उदारवादी सिद्धांत। दोस्तों, लोकतंत्र का यह सिद्धांत है वह जिसका विकास पश्चिमी जगत के उदारवादी जो राजनीतिक चिंतन है उसकी देन माना जाता है। यानी इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? पश्चिमी राष्ट्रों से उत्पत्ति हुई पश्चिमी राष्ट्रों से। जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? पश्चिमी राष्ट्रों से मानते हैं। पश्चिमी राष्ट्रों में वो ही यूरोप और अमेरिका। दोस्तों, इस लोकतंत्र को पश्चिमी सिद्धांत या लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। यानी इसकी उत्पत्ति पश्चिमी राष्ट्रों से हुई, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी सिद्धांत कहते हैं। और लोकप्रिय सिद्धांत कहते हैं क्योंकि यह अत्यधिक लोकप्रिय माना जाता है। इन सिद्धांतों में बहुत ज्यादा फेमस है यही, इसलिए इसे लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, पश्चिमी या लोकप्रिय सिद्धांत। दोस्तों, इन परंपरागत उदारवादी जो सिद्धांत है उनके कई विचारक भी हैं। उनके प्रमुख विचारक होब्स, लोक, मोंटेस्क्यू, जे.एच. मिल आदि कई विद्वान इनके समर्थक या विचारक थे। दोस्तों, एक बार फिर बता देता हूं, लोकतंत्र का यह सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत के जो राजनीतिक जो चिंतन है, उदारवादी राजनीतिक जो चिंतन है, उनकी देन माना जाता है। इस लोकतंत्र को पश्चिमी सिद्धांत तथा लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। होब्स, लोक, रूसो, बेंथम, मोंटेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, जे.एच. मिल इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। दोस्तों, देखिए इस सिद्धांत के प्रमुख लक्षण, विशेषताएं तथा गुण, यानी जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है उसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से उनके गुण हैं। दोस्तों, जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, नाम से ही पता चलता है उदारवाद, यानी किसी के प्रति उदारवाद की नीति, यानी उसके प्रति दया का भाव, करुणा का भाव ही किससे संबंध है? उदारवाद से संबंध रखता है। तो दोस्तों, जो परंपरागत उदारवादी जो सिद्धांत है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य क्या है? बुद्धिमान प्राणी है, वह सही गलत का निर्णय कर सकता है। इसकी सबसे पहली विशेषता, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, वह सही तथा गलत का निर्णय कर सकता है। दूसरी विशेषता, सभी मनुष्य एक समान होते हैं। सभी मनुष्य एक समान होते हैं, यानी उनमें मनुष्य जो है वो समान होते हैं, किसी भी तरह से वो अलग थलग नहीं बताया है। तीसरी विशेषता, शासन का जो संचालन है, शासन का संचालन तथा गठन लोकतंत्र व संविधान के अनुसार होना चाहिए। जो भी शासन हो, जिसका भी गठन हो, उसका लोकतंत्र व संविधान के नियमों के अनुसार होना चाहिए। दोस्तों, शासन की जो शक्तियां हैं, अगली विशेषता है शासन की जो शक्तियां हैं वह जनता में निहित होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो सीधी सी बात है, शक्तियां जनता में होनी चाहिए। शासन का संचालन जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए, यानी जैसा जनता सोचती है उसके अनुसार शासन का संचालन किया जाना चाहिए। दोस्तों, शासन अर्थात सरकार, शासन कौन है? सरकार जनता के प्रति क्या होनी चाहिए? उत्तरदायी होनी चाहिए।
अगली विशेषता, शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना चाहिए तथा सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। ये सभी जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है उसकी विशेषताएं थी। दोस्तों दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत दोस्तों, समाज, अभी अपन ने बात की थी समाजवाद। क्या है समाज? यानी समाज में सभी को समता का अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर अवसर दिए जाने चाहिए। तो देखो समाजवादी सिद्धांत क्या कहता है। लोकतंत्र का यह सिद्धांत उदारवादी व मार्क्सवादी जो सिद्धांत है दोनों का मिला जुला रूप है। यानी उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों सिद्धांतों को मिलाकर जिसका निर्माण हुआ है वह है समाजवादी सिद्धांत। इसके अंतर्गत उदारवादी सिद्धांत व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता देते हैं। उदारवाद व्यक्ति को कौन सी स्वतंत्रता देता है? राजनीतिक स्वतंत्रता। तथा मार्क्सवाद व्यक्ति को आर्थिक समानता के पक्ष में खड़ा हुआ है। दोस्तों उदारवाद व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा मार्क्सवाद व्यक्ति को आर्थिक समानता प्रदान करने पर बल देता है। यह सिद्धांत हिंसा, क्रांति के स्थान पर विकासवादी व संवैधानिक साधनों में विश्वास की ओर अग्रसर करता है। यानी यह विकासवाद और संवैधानिक के साधनों की ओर व्यक्ति को अग्रसर करता है। तो दोस्तों समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी व मार्क्सवादी दोनों का क्या है? मिश्रण है, मिला जुला स्वरूप है। यह किस पर बल हिंसा और क्रांति पर बल देता है क्या? हिंसा क्रांति पर बल नहीं देता। हिंसा व क्रांति के स्थान पर किस पर बल देता है? विकासवाद और संवैधानिक अधिकार। इन पर क्या देता है? बल देता है। इन पर बल नहीं देता है। यह था समाजवादी। अब बात करते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत की। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। दोस्तों यह लोकतंत्र का एक विशिष्ट जो स्वरूप है वह कौन प्रदान करता है? मार्क्सवादी सिद्धांत प्रदान करता है। लोकतंत्र को जो विशिष्ट रूप है वह मार्क्सवादी सिद्धांत प्रदान करता है, जो अपने आप में ही एक आर्थिक लोकतंत्र है। जो अपने आप में एक आर्थिक लोकतंत्र है, परंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र भी कहा है। क्या कहा है? जनवादी लोकतंत्र। लोकतंत्र को क्या कहा है? मार्क्सवादी लोकतंत्र को जनवादी लोकतंत्र। जनवादी यानी जिसमें लोगों की ही बातें की जाए, लोगों के हितों की बातें की जाए, वही कौन सा है? जनवादी लोकतंत्र होता है। दोस्तों इसके जो मूल विचार हैं, यानी जो मार्क्सवादी जो सिद्धांत है उसके जो मूल विचार है वह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, मार्क्स व एंगल्स। दोस्तों जो मार्क्सवादी जो सिद्धांत है, जो दृष्टिकोण है, उसके जो विचारधारा है, जो विचार है, उसके मूल जो विचार है वह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की विचारधाराओं में देखने को मिलता है। मतलब जो मार्क्सवादी जो सिद्धांत है, दृष्टिकोण है, इसका जो ये जो दृष्टिकोण है वो किन की बातों में मिलता है? मार्क्स और एंगल्स के जो विचार हैं उनको जब अगर पढ़ेंगे तो उनके विचारों में इसका क्या आएगा? वर्णन देखने को मिलेगा। इसकी विचारधाराओं में इसका अध्ययन या ये मूल विचार इसकी देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसमें आर्थिक मार्क्सवादी जो विचारधारा है या सिद्धांत है उसके अंदर आर्थिक असमानता को कम करने पर जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया है? आर्थिक असमानता को कम करने पर। आर्थिक असमानता को कम करने पर जोर दिया गया है। आर्थिक असमानता को क्या किया जाना चाहिए? कम किया जाना चाहिए तथा वर्ग संघर्ष को रोकने पर जोर दिया है। वर्ग संघर्ष
खत्म करो, वर्ग संघर्ष खत्म करो, उसको रोकने पर जोर दिया गया है। किसमें? मार्क्सवादी सिद्धांत में। और आर्थिक असमानता को ज्यादा से ज्यादा कम करने के बारे में इसमें कहा गया है। तो दोस्तों मार्क्सवादी सिद्धांत है जिसे जनवादी लोकतंत्र कहा गया है। मार्क्स तथा एंगल्स की जो विचारधारा है उनमें इसके बारे में पढ़ने को अपन को मिलता है। इसमें आर्थिक असमानता को कम करने पर जोर दिया गया तथा वर्ग संघर्ष को समाप्त करने की ओर बात की गई है। वर्ग संघर्ष को समाप्त करने की बात की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की। अगला सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। दोस्तों विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को अभिजन वर्गीय सिद्धांत भी कहा जाता है। अभिजन वर्गीय सिद्धांत भी कहा जाता है। जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है उसको अभिजन वर्गीय सिद्धांत भी कहा जाता है। सुनो दोस्तों बात करते हैं। लोकतंत्र इस सिद्धांत का प्रमुख आधार है ना, वो अभिजन वर्ग को मानता है। इस सिद्धांत का जो प्रमुख आधार है वह किसे मानता है? अभिजन वर्ग। अभिजन वर्ग होते हैं दोस्तों कमजोर वर्ग। कैसे वर्ग? कमजोर, कमजोर वर्ग। यानी इसका जो उत्पत्ति का जो प्रमुख आधार है वह कमजोर वर्ग यानी अभिजन वर्गों को यह मानता है। इसका उद्देश्य है समाज व राज्यों में गरीब व पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गरीब जो पिछड़े वर्ग है उसका राज्य में ध्यान रखा जाना चाहिए। इन वर्गों से शोषण व अत्याचार को पूर्ण रूप से समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों। लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है वह कहता है कि लोकतंत्र का यह सिद्धांत मुख्य रूप से कमजोर वर्ग या अभिजन वर्गों पर टिका हुआ है, इसलिए अभिजन वर्गीय सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य समाज व राज्यों में गरीब व पिछड़े वर्गों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इनके ऊपर से शोषण तथा अत्याचार को रोकने का पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए। यही है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। अगला सिद्धांत की बात करें दोस्तों बहुलवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत दोस्तों बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत बहुलवादी विचारधारा पर आधारित है। कैसी विचारधारा पर आधारित है? बहुलवादी विचारधारा पर आधारित है, जो समाज के संघात्मक रूप में विश्वास करती है। जो समाज के संघात्मक रूप में विश्वास करती है। जो समाज के संघात्मक रूप यानी जो संगठित रूप है समाज का, उसमें यह विचारधारा विश्वास करती है। बहुलवादी विचारधारा या सिद्धांत है जो बहुलवादी विचारधारा से निकला हुआ सिद्धांत है, जो समाज के संघात्मक रूप में क्या करता है? विश्वास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में सभी वर्गों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए तथा राज्य के विकास में, अपने राज्य के विकास में क्या किया जाना चाहिए? सभी को भागीदारी निभानी चाहिए, बराबर की भागीदारी निभाना चाहिए। यही इन सबका प्रमुख योगदान होना चाहिए। अपना अपना योगदान इनका राज्य के विकास में होना चाहिए। यही बहुलवादी सिद्धांत है दोस्तों। बहुलवादी सिद्धांत है वह बहुलवादी विचारधारा से प्रेरित है, वह उससे निकला हुआ है। समाज के संघात्मक रूप में यह क्या करता है? विश्वास करता है। यह सिद्धांत कहता है कि समाज में सभी वर्गों को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। राज्य के विकास की अगर बात आती है तो सभी को अपनी अपनी भागीदारी दी जानी चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए। यही है बहुलवादी सिद्धांत। अब बात करते हैं दोस्तों, सिद्धांत पूरे हो गए। अब बात करेंगे आगे लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रकार।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रकार। दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के दो प्रकार होते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, यानी लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसको दो भागों में या दो प्रकारों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सीधे तौर पर। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? सीधे तौर पर, या जो चीज अपन ने अपनी आंखों से देखी है, अपन वहां मौजूद हो, वह प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसकी व्यवस्था ऐसी होगी तो हम व्यक्ति सीधे तौर पर उस चीजों को देख सके। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी शासन शक्तियों का सीधा प्रयोग करती है, यानी जनता के द्वारा जो अपनी शासन की जो शक्तियां हैं उसका सीधा तरीके से क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। सभी निर्णय, कानून व प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, सभी निर्णय, कानून तथा प्रशासनिक जो अधिकारियों की नियुक्ति है वह जनता के द्वारा होनी चाहिए, अर्थात जनता की सहमति से होनी चाहिए। यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहता है कि जनता के द्वारा अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वो सीधे तौर पर किया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था दोस्तों विश्व में स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। तो इसका उदाहरण क्या लिख देंगे अपन? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वह देखने को मिलती है। छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, क्या लिखोगे? स्विट्जरलैंड। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। आधुनिक समय में यानी वर्तमान समय में यह सबसे जो प्रचलित जो शासन व्यवस्था है वह है कौन सी? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो शासन की जो लोकतांत्रिक सबसे जो प्रचलित जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोस्तों विश्व के सभी देशों में यह व्यवस्था लागू है, लगभग सभी देशों में लागू है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मिलता है, बाकी सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। यह व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था में जनता स्वयं शासन कार्य में सीधे भाग न लेकर, यानी पहले तो प्रत्यक्ष में तो सीधा भाग लेती थी, सारे काम सीधे तौर पर किया जाता, लेकिन अप्रत्यक्ष में सीधा भाग न लेकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जनता के द्वारा सीधे तौर पर शक्तियों का प्रयोग न करके जनप्रतिनिधियों का के माध्यम से शक्तियों का उपयोग किया जाता है। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा जाता है और वहां अपने अपने एरिया के लोग अपनी अपनी बात को उनके माध्यम से वहां तक पहुंचाते हैं और सरकारों द्वारा काम किया जाता है। इसका जो उदाहरण है वह भारत, अमेरिका, श्रीलंका सभी राष्ट्र हैं बच गए, वो किसमें आते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जा सकता है कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह है व्यवस्था कहाँ मिलती है? स्विट्जरलैंड में मिलती है। तो दोस्तों ये थे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रकार। दोस्तों अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है, एक बहुत अच्छा कथन दिया है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन है। अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी है इसकी, लोकतंत्र की। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।